हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आप लोग के लिए जो है ना मॉडल सेट 3 ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट हिस्ट्री विषय का। आशा है कि इससे आपको अधिक से अधिक लाभ मिलेगा। चलते हैं विषय वस्तु की तरफ। जैसा कि निर्देश में बतलाया गया है कि प्रश्न 1 से 100 तक प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को ओमार शीट पर चिन्हित करें। कहने का तात्पर्य है आप सभी छात्रों को ध्यान में रखना है कि 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, जिसमें कि ओमार पर आपको सही 50 जो है कि रंगना है, सही प्रश्नों का उत्तर चयन करना है। आशा है कि हम आप लोगों को 100 ऑब्जेक्टिव बताएंगे, उसमें से आपको वहां ओमार पर 50 रंगना है और अधिक से अधिक जो है कि इसमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप इससे लाभान्वित होंगे। प्रश्न संख्या 1 की ओर चलते हैं। हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 में किसने किया था। यहाँ इस प्रश्न को अच्छी तरह ध्यान में रखना है आप लोगों को। हड़प्पा टीले को सबसे पहले तो यहाँ पर आपको दिया हुआ तिथि ईस्वी दिया हुआ 1826 ईस्वी। इस ईस्वी को देखते हुए आपको जो है ना इसका आंसर जो है चार्ल्स मैसन इसका सही आंसर आप मारेंगे। अगर वहीं पर क्वेश्चन आएगा हड़प्पा टीले का उल्लेख किसने किया था, तो आप तब आप क्या मारेंगे, राय बहादुर दयाराम साहनी इसका सही जवाब देंगे। परंतु जब 1826 होगा तो आप चार्ल्स मैसन इसका आंसर मारेंगे। परंतु वहां पर ऑप्शन ये भी आता है सर जॉन मार्शल। तो सर जॉन मार्शल कहीं कहीं सर जॉन मार्शल इसका आंसर दिया है, लेकिन वह एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि सर जॉन मार्शल 1924 ईस्वी में जो है पुरातत्व भारतीय पुरातत्व संरक्षण के वो डायरेक्टर बने थे। बल्कि वह जो है इसको इसी के दिशा निर्देश में चार्ल्स मैसन जो है इनके अध्यक्षता भारतीय पुरातत्व संरक्षण के जो डायरेक्टर थे, इसी के दिशा निर्देश में इन्होंने इस टीले का जो है ना खोज किए थे चार्ल्स मैसन 1826 ईस्वी में। परंतु इसको मुख्य रूप से इसको जो है ना इस जो है हड़प्पा टीले का उन्होंने प्रमाणित नहीं कर पाए, इसलिए कि राय बहादुर दयाराम साहनी ने इसके पुरातत्वविद जो है उन्होंने इस जगह को टीले को प्रमाणित किया, इसलिए कि इसको हड़प्पा टीले का उसे क्या कहा जाता है, खोज का श्रेय कहा जाता है। परंतु 1826 को देखते हुए चार्ल्स मैसन इसका एक्यूरेट आंसर मारेंगे, क्योंकि यह प्रश्न अधिक से अधिक उलझता है स्टूडेंट। आगे मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की, तो आप लोग को पता है राखालदास बनर्जी। इसके सही आंसर राखालदास बनर्जी होगा। सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता में हल का जो प्रमाण मिला है वह मिला था कालीबंगा से। कालीबंगा इसका एक्यूरेट आंसर है। हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला था। हड़प्पा सभ्यता के जो अवतल चक्की जो मिला था उस पर जो है प्रकाश डालने वाले पुरातत्वविद थे, उसका नाम था अनष्टमेके महोदय। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु ज्ञान नहीं था। तो अगला प्रश्न आपका है सिंधु घाटी निवासियों के किस धातु ज्ञान नहीं था, तो उसमें लोहा। अब यहाँ पर एक प्रश्न यहाँ पर उठता है कि लोहा का ज्ञान नहीं था, तो इसका मतलब क्या चीज का था, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग जो है ना उसको क्या कहते हैं, कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं। क्यों कहते हैं, कारण है वहां पर जो है तांबे को और जो है टीन को मिलाकर वहां पर कांसा का निर्माण किया जाता था। तांबे और टीन को मिलाकर वह कांसा बनाने, इसलिए कांसा का धातु अधिक से अधिक मात्रा मिला है, तांबा का मिला है, परंतु इसलिए लोहा नहीं था। इसलिए आप इस प्रश्न को अच्छी तरह से ध्यान पूर्वक देख ले कि सिंधु घाटी निवासियों को किस का ज्ञान नहीं था, लोहे का। तो लोहे ज्ञान नहीं था तो वे लोग क्या चीज से बनाते थे, आभूषण वगैरह बहुत तरह, तो वे क्या करते थे, तांबा और टीन को मिलाकर वे लोग कांसा का निर्माण करते, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से भी जाना था। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपका है मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। तो मोहनजोदड़ो जो है किस भाषा का शब्द है, तो सिंधी भाषा का शब्द है। कालीबंगा कहाँ स्थित है। अगला प्रश्न है कालीबंगा कहाँ स्थित है, तो कालीबंगा जो है वह जो है राजस्थान में स्थित है। कहाँ में है, राजस्थान में। फूट डालकर, नेक्स्ट प्रश्न है आपका अगला, फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया। फूट डालकर विजय प्राप्त करने का जो काम किया था वह अजातशत्रु थे। कौन थे, अजातशत्रु। अगला प्रश्न है जीवक वैद्य किस वंश के काल में था। कहा गया है, अगला प्रश्न है जीवक वैद्य किस वंश के काल में था, तो यह थे हर्यक वंश। कौन। अगला प्रश्न है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 10, अपने स्वयं के खर्चे सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई। कहता है कि कौन ऐसे शासक थे जिन्होंने अपने खर्च से सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। वह शासक का नाम था रुद्रदामन। रुद्रदामन थे। अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि रुद्रदामन जो किस काल के थे, तो ये गुप्त काल के माना जाता है रुद्रदामन। समझ गया ना, यहाँ पर रुद्रदामन उसके बाद स्कंदगुप्त। तो ये अपने स्वयं के खर्च सुदर्शन झील की मरम्मत कराई थी, रुद्रदामन कराए थे। उसके गुप्त काल में अगर बात किया जाएगा तो वह हो जाएगा स्कंदगुप्त। ध्यान में रखिएगा। पाटलिपुत्र, अगला प्रश्न है आपका,
पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की थी? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने जो किया था वो किस नदी के संगम पर? इनमें आ जाएगा आपका जो है ना गंगा भी आ जाएगा इसका आंसर, सोन भी आ जाएगा, पुनपुन भी आ जाएगा। परंतु जब पुनपुन नहीं रहेगा तो आप वहां पर क्या दे सकते हैं? गंडक दे सकते हैं। हाँ, गंडक नदी, ये तीनों हो जाएगा, तीन में से सभी आप आंसर दीजिएगा। परंतु आपसे पूछा जाएगा पाटलिपुत्र नगर की स्थापना जो हुई थी तो किन नदियों पर? गंगा, सोन और गंडक इसका एक्यूरेट होगा। जो अभी पुनपुन भी कहता है, यहाँ पर पुनपुन के जगह गंडक रहेगा तो आप उसमें भी दे सकते हैं, और इनमें से सभी अगर आता है तो इन पे सभी आंसर मारिएगा। अगला प्रश्न है, समस्त भारत ही नहीं एशिया एवं यूरोप में सर्वप्रथम हुनों को परास्त करने का श्रेय किस शासक? कहता है कि भारत नहीं बल्कि एशिया और यूरोप के जो है देशों में जो है सर्वप्रथम हुनों को परास्त करने का जो श्रेय जो था वह किस राजा को माना गया है? तो स्कंदगुप्त को। इसका मतलब ये गुप्त काल के थे। आप देखिए यहाँ पर जानकारी आपको मिल रहा है, स्कंदगुप्त किस के थे? तो गुप्त शासक के थे। तो इसलिए यह भारत ही नहीं बल्कि एशिया और यूरोप में सबसे पहले हुनों को जो परास्त करने वाला जो काम किए थे, हुनों को परास्त किया था, वह स्कंदगुप्त शासक थे। यूरोप का समुद्रगुप्त किसे कहा जाता है? अगला प्रश्न है, यूरोप का समुद्रगुप्त कौन है? यूरोप का समुद्रगुप्त कहा जाता है किसे? नेपोलियन को। किसे कहा जाता है? नेपोलियन को। अगला प्रश्न, किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है? किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है? तो भूमिदान का उल्लेख जो मिलता है प्रभावती गुप्त, ये भी गुप्त शासक के थे समय, इसलिए भूमिदान का उल्लेख मिलता है प्रभावती गुप्त के समय। महाभारत, अगला प्रश्न है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? महाभारत की रचना जो हुई है किस भाषा में हुई है? तो संस्कृत में। इसका सही आंसर क्या होगा? संस्कृत। अगला प्रश्न है, महाभारत की रचना किसने की है? वहां पर पूछा था किस भाषा में है, यहाँ पर है महाभारत की रचना जो हुई है किसने की है? यहाँ पर आपको जो है इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वेद व्यास। अगला प्रश्न आप लोग का है, मनु स्मृति में कितने प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया या उल्लेख किया गया है? नेक्स्ट प्रश्न आपका 17 नंबर, जिसमें बताया गया है कि मनु स्मृति में विवाह के जो प्रकार है वो कितने प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है, उल्लेख किया है? तो विवाह के प्रकार जो है वो 8 प्रकार के विवाह का मनुस्मृति में बतलाया गया है। अगला प्रश्न है आपका, महाभारत में कितने प्रकार का विवाह का उल्लेख है? अब देखिए यहीं पर प्रश्न आपका आ रहा है कि वहाँ मनुस्मृति में कितने प्रकार विवाह है? तो 8 प्रकार का विवाह है। अब वही महाभारत में भी कितने प्रकार विवाह का वर्णन किया गया है? तो 8 प्रकार के। इसमें दोनों इसका सही आंसर होगा, महाभारत में भी और मनुस्मृति में भी। अब अगला प्रश्न आपका है, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिन चला था? तो महाभारत का युद्ध जो है कुरुक्षेत्र के मैदान में जो चला था वह इसका करेक्ट आंसर जो होगा इसका होगा 18 दिन। इसका होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 18 दिन। इसमें जो 20 दिन जो बताया गया है ये बिल्कुल रॉन्ग आंसर है, ये गलत है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, महाभारत का युद्ध जो है कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिन चला है? वह 18 दिन तक यह चला था। अगला प्रश्न आपका दिया गया, ऋग्वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? ऋग्वैदिक कालीन लोग जो है या यहाँ पर प्रकृति की पूजा करते हैं। प्रकृति में देखा है, जैसे आपको ऑप्शन दिया गया विष्णु, लक्ष्मी, शिव। यहाँ पर जो है कि ये विष्णु, लक्ष्मी, शिव ये सभी जो हुआ ये गुप्ता एज में हुआ था, परंतु ऋग्वैदिक हुआ ये सबसे प्राचीन हुआ, ऋग्वैदिक प्राचीन। यहाँ पर जो है सूर्य की उपासना होगा, नदी का उपासना होगा, पर्वत का होगा, पहाड़ का होगा। अगर यहाँ पर पूछा है प्रकृति क्या है तो नदी, चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी, वन, ये जितने भी ये प्रकृति हुआ। इसीलिए ऋग्वैदिक काल में लोग जो है प्रकृति की उपासना करते थे। इसलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग को फिर से ध्यान में रखना है, महाभारत का युद्ध चला था, कितने दिन चला था? तो 18 दिन तक चला था। काम हुई थी तो कुरुक्षेत्र के मैदान में हुई थी, इसलिए 20 आप लोग नहीं दिए गए, ये मिस्टेक से गलती से लग गया है, इसलिए 18 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, ध्यान पूरा देखें। उत्तर वैदिक काल के अंत तक किसकी पूजा होने लगी? यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न इसके पहले था ऋग्वैदिक पूछा था, तो ऋग्वैदिक में क्या हुआ? प्राचीन। ऋग्वैदिक में क्या हुआ? प्राचीन, मतलब जिसमें एक नदी, झरना, मना की जो है ना पर्वत, पहाड़, इसकी उपासना होते थे। परंतु उत्तर वैदिक मना की ऋग्वैदिक के बाद उत्तर वैदिक काल में जो है उपासना जो होने लगी थी वह था ब्रह्मा, विष्णु, महेश। इसमें ब्रह्मा की उपासना होने लगा था, विष्णु का और महेश का। इसका सही आंसर ए नंबर मारेंगे आप लोग। अगला प्रश्न है, सांची स्तूप को संरक्षित रखने में अहम, संरक्षित में क्या था? उसकी देख रेख, रख रखाव, मैंने सुरक्षा, इस तरह जो कहा जाए। तो सांची स्तूप को संरक्षित रखने में अहम भूमिका जो थी वह मैंने जो था H.H. कौल महोदय भी थे, शाहजहां बेगम भी थे और सुल्तान जहां बेगम, मैंने इनमें से सभी इसका सही आंसर होगा। लेकिन आप लोग को याद रखना है कि सांची की स्तूप को देख रेख करने के लिए सबसे संरक्षित अहम भूमिका जो थी उसमें H.H. कौल महोदय थे, शाहजहां बेगम थे और सुल्तान जहां बेगम, इसलिए इनमें से सभी आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में? तो सांची जो है मध्य प्रदेश के कौन सा है? तो रायसेन जिला इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन
ऑप्शन नंबर बी राजस्थान जिला मारेंगे। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध के जो शिष्य थे कौन कौन उनके शिष्य थे? तो गौतम बुद्ध के शिष्य थे आनंद और उपाली, ये भी थे, कश्यप भी थे, सारिपुत्र और गोदलानी, ये इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। सभी नहीं मार देना है, बल्कि आप लोगों को ये भी जानकारी रखना चाहिए इनमें से कौन कौन था है। अब ऑप्शन में दे देगा इनमें सभी, अब परंतु आपको क्या करना पड़ेगा? सभी देख और कोई ऑप्शन आपको दे देगा गलत, तो क्या करिएगा? इसलिए कि सभी आपको देखेंगे है तब सही लगाना है, नहीं तो नहीं। इसलिए नेक्स्ट प्रश्न कुंडल वन। तो अगला प्रश्न आपका है कुंडल वन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगति किस शासक के काल में हुई? अभी आपसे पूछा जाएगा प्रश्न कि कुंडल वन कहाँ में है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कश्मीर में। और चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? तो कश्मीर में हुआ था। आपको ऑप्शन कुंडल वन दे कश्मीर देगा, तो उसमें भी ध्यान रखना पड़ेगा किसके शासन में हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न अगला स्वलेखन जिसको काया क्लेश कहते हैं, तो यह कहता है कि स्वलेखन या काया क्लेश द्वारा मृत्यु का विधान किस धर्म से है? स्वलेखन या काया क्लेश द्वारा मृत्यु का जो विधान जो था वह किस धर्म से था? तो जैन धर्म से। यह बात जैन धर्म में बताया गया। काया क्लेश जो है वह मैंने मृत्यु का विधान जो है यह जैन धर्म से माना गया, रेटेड है। अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं आइन अकबरी कितने भागों में बटा हुआ है? तो आइन अकबरी को जो है मुख्य रूप से 5 भागों में इसको बांटा गया। ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर दीजिएगा। हाँ, उसके बाद अगला प्रश्न है आपको आइन अकबरी किसने लिखा है? तो आइन अकबरी जो लिखने का जो काम जो किए थे वह किए थे अबुल फजल। इसने क्या था? अबुल फजल ने किया था। अगला प्रश्न आपका दिल्ली से दौलताबाद कौन ऐसे राजा थे, कौन ऐसे शासक थे जो अपनी राजधानी को उन्होंने बदला था? दिल्ली से दौलताबाद जो है कौन ऐसे शासक थे जो अपनी राजधानी को परिवर्तन किया था, लेके गया था दिल्ली से दौलताबाद? हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक। कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक ये थे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका जो है कि मुमताज एवं शाहजहां की पुत्री कौन है? मुमताज शाहजहां की पुत्री का नाम था। तो मुमताज एवं शाहजहां की पुत्री का जो नाम था वह था आपका, इनमें से आपका आ जाएगा आंसर, इनमें से सभी आएगा, परंतु आपको जानना होगा कि मुमताज एवं शाहजहां की जो बेटी थी, पुत्री जो थी वह थी जहांआरा, भी इसका आंसर आएगा। रोशन आरा इसका आंसर आएगा। गोहर आरा आएगा। तो आप लोग को वहाँ पर एक्यूरेट नाम याद रखना है, जहां आरा, रोशन आरा, गोहर आरा, इनमें से सभी आप आंसर कर दीजिए। क्या दीजिएगा? इनमें से सभी। मुमताज एवं शाहजहां की पुत्री का जो नाम था क्या रखिएगा आप लोग याद? जहां आरा, रोशन आरा, गोहर आरा और इनमें से सभी। हम लोग बात करते हैं प्रश्न संख्या 31। प्रश्न संख्या 31 में हुमायूं का भाई कौन था? प्रश्न संख्या 31 में है कि हुमायूं का भाई कौन था? तो हुमायूं का भाई का नाम जो था, इनमें भी आपको याद रखना पड़ेगा कामरान। क्या नाम था? कामरान था, अस्करी था और हिंदाल था। समझिए ना, हुमायूं का जो भाई था वो कौन था? कामरान, अस्करी, हिंदाल। तो इसका आंसर आप लोग इनमें सभी दीजिएगा, लेकिन कब दीजिएगा? जब आपको ये सारा ऑप्शन जानकारी रहेगा तब। अगर कामरान की जगह दे देगा आपका अफसरी, तो क्या करिएगा? अस्करी की जगह देगा अफसरी, तो ये आप नहीं दीजिएगा ना। हुमायूं का भाई कौन था? तो इसमें आपको जानना पड़ेगा कि ये तीनों ऑप्शन सही है तब इनमें सभी मारना है, अगर नहीं तो नहीं। इसलिए कामरान, अस्करी, हिंदाल ये आपको जानना भी चाहिए। अगला प्रश्न आपका है मुगल कालीन चित्रकला किसके काल में चरमोत्कर्ष पर पहुंचे? क्या करा? मुगल काल में जो है ना चित्रकला जो बहुत आगे के चरम उत्कर्ष पर बना, अधिक से अधिक। कौन ऐसे राजा थे? तो वह जो राजा का नाम था वह जहांगीर ऐसे राजा थे। जहांगीर ऐसे शासक थे जिन्होंने उसी के समय में चित्रकला जो है ना काफी चरम उत्कर्ष पर माना कि अधिक से अधिक जो है वह जो है उन्नत अवस्था में थी। माना कि ज्यादा माना जहांगीर जो है ना चित्रकला पर ज्यादा फोकस किए थे, ध्यान दिए थे। इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है रजनीनामा। रजनीनामा के नाम से किस ग्रंथ को फारसी अनुवाद किया? अब रजनीनामा जो है क्या है? तो रजनीनामा ये महाभारत। समझे? रजनीनामा जो है किस रिलेटेड है? महाभारत। रजनीनामा का जो है क्या है? महाभारत को ही रजनीनामा अनुवाद किया है। रजनीनामा नामक जो है किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद किया गया है? किसका किया गया है? महाभारत। याद रखिएगा आप लोग, रजनीनामा किसे कहा गया? महाभारत को। अगला प्रश्न है आपका गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूं? आग्रह में क्या? रिक्वेस्ट करना। तो किसके रिक्वेस्ट पर? तो अकबर के रिक्वेस्ट पर। किसके अकबर पर होगा? तो रिक्वेस्ट गुलबदन बेगम ने अकबर के कहने पर हुमायूंनामा लिखवाया था, ये ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न आपका बादशाह नामा किसने लिखा है? तो बादशाह नामा जो लिखा है वो अब्दुल हमीद लाहौरी ने। अब्दुल हमीद लाहौरी ने बादशाह नामा का लिखने का काम किया था। अब यासा, यासा क्या है? राजकीय नियम कानून कायदा। कहता यासा किसने लागू किया था? राजकीय नियम कानून जो लागू किया था
वह किए थे चंगेज खान ने किए थे। किसने किए थे? चंगेज खान ने। अगला प्रश्न आपका है हुमायूं नामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? हुमायूं नामा जो है उन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले कौन थे? इसे तो उनका नाम था हेनरी बेब्रिज। क्या नाम था? हेनरी बेब्रिज। ध्यान रखिए आप लोग। अब अगला प्रश्न है किस विदेशी यात्री ने अपनी यात्रा वृत्तांत, कहता कौन ऐसे विदेशी यात्री हुए जिन्होंने अपनी यात्रा की तो उन्होंने अपना वृत्तांत सारा बात जो है 3 समुद्रों पार की यात्रा लिखकर भारत रूस मैत्री का आधार तैयार किया। भारत रूस के बीच में दोस्ती का एक आधार जो प्रस्तुत करने का काम किए थे उसका नाम था अफनासी निक्टन। ये विदेशी यात्री थे, याद रखिए आप लोग। कौन थे? हाँ, अफनासी निक्टन विदेशी यात्री। अब अगला प्रश्न है रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? रूस में भारत विद्या का जनक जो कहा जाता है किसे कहा जाता है? तो भारत विद्या का जनक जो है रूस में कहने वाले जो है उसका नाम था G.S. लीविदेव। कौन थे? G.S. लीविदेव। अब अगला प्रश्न है किस विदेशी यात्री के यात्रा वृत्तांत के आधार पर परदेशी फिल्म की निर्माण, कहता है कौन ऐसा विदेशी यात्री थे जिन्होंने पूरा यात्रा किया और यात्रा करने के आधार पर एक फिल्म बना जिसका नाम था परदेशी फिल्म। कौन सा फिल्म बना? परदेशी। तो वह विदेशी यात्री का नाम था अफनासी निक्टन। उसी के वह यात्रा वृत्तांत पर एक परदेशी फिल्म बना है। अगला प्रश्न आपका अब देखिए यहाँ पर प्रश्न में बताया गया था कि राजा जो है मंझले कद का है और मोटा होने की अपेक्षा पतला है। कहने का मंझला में आप लोग समझते हैं ना, वो आदमी बड़ा है और ना ही वह ज्यादा छोटा है, मंझले कद का है। और मोटा वो जहाँ होना चाहिए उसकी अपेक्षा पतला है, मोटा नहीं हुआ पतला है। और उसके चेहरे पे चेचक, जिसको हम लोग घर में माता भी कहते हैं, उनकी दाग है। और वह अत्यंत न्यायप्रिय, ऐसे राजा है वो बिल्कुल न्यायप्रिय है। मैंने कोई भी राजा प्रजा के बीच में कोई तरह भेद नहीं रखता था, उचित न्याय करते थे। तो कृष्णदेव राय के संबंध में यह कथन क्या है? मैंने कृष्णदेव राय के बारे में क्या कहे उस राजा? तो ये बात कहने वाले थे वो ड्यूमिस पैस थे। कहते हैं कृष्णदेव राय के संबंध में। तो अब यहाँ पर देखिए कितना बढ़िया बात कहा गया है। अब आप लोग को माइंड में रखना है कि वह जो मझले कद का जो राजा थे, वह जो नाटे कद का जो राजा थे और मोटा की जगह वो क्या थे? पतला थे, लंबा तगड़ा वो नहीं थे। तो वह राजा का नाम था कृष्णदेव राय। और इसके बारे में जो कहा था वो ड्यूमिस पैस। इसका मतलब कौन है? विदेशी यात्री ड्यूमिस पैस। ध्यान रखना आप लोग को। अब आगे प्रश्न हम लोग बात करते हैं महानवी डिब्बा। महानवी डिब्बा किस विदेशी यात्री ने विजय का भवन कहा? अब यहाँ पर आपको नॉलेज लेना है महानवी डिब्बा क्या होता है। जैसे दुर्गा पूजा हिंदू धर्म के लोग मनाते हैं, इधर कुछ दिन पहले जो है ना दुर्गा पूजा आप लोग मनाए हैं, तो वहाँ महानवी नवमी जो पर्व होता है, एक पहली पूजा, द्वितीय पूजा, तृतीय, तो नवमी में 9 पूजा होता है। तो नवमी के दिन मेला लगता है उज्जैन। तो इसीलिए महानवी डिब्बे, इसलिए आपको ध्यान रखना है किसे? दशहरा से रिलेटेड है। ये जो है महानवी किसे है? दशहरा से रिलेटेड है। तो महानवमी डिब्बे को किस विदेशी यात्री ने, जो हम लोग नवमी के दिन क्या होता है? पूजा पाठ हम लोग आयोजन होता है, विशेष रूप से लोग उस दिन मेला वगैरह देखते हैं और तरह तरह का आयोजन भी होता है। तो वहीं पर ये जो विजयनगर के जो राजा थे वहां भी इस तरह का आयोजन हुआ करता था। तो महानवी डिब्बे के किस विदेशी यात्री ने विजय का भवन, तो वहां पर विजय का भवन कहा है किसे? तो कौन ऐसा विदेशी यात्री थे जो इसको विजय का भवन के नाम से इसको जाना गया था? तो वो भी थे विदेशी यात्री। कौन? उसके समय जो यात्रा करने गए थे ड्यूमिस पैस थे। कौन थे? ड्यूमिस। वो जो वहां गए विजयनगर की यात्रा पर गए, उन्होंने विजय भवन के बारे में उन्होंने बतौने काम किया। और ये किससे रिलेटेड है? दशहरा में वहां पर जो है मेला लगता था इस विजय भवन, जिस पे राजा अपना कर्तव्य दिखलाने का काम करते थे। आगे प्रश्न हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अपना यात्रा वृत्तांत मल्द सादेन नामक किस विदेशी यात्री ने लिखा है? कहता है कि एक अपना यात्रा वृत्तांत जो है मतलब सादेन, क्या कहता है? मतलब सादेन नाम से किस विदेशी यात्री ने लिखा है? कहता है कि यात्रा वृत्तांत जो है मतलब सादेन नामक जो है वह विदेशी यात्री जो थे, ये भी अब्दुल रज्जाक थे, वो विदेशी यात्री थे। उन्होंने ही अपनी यात्रा वृत्तांत को वह मतलब सादेन नाम के विदेशी यात्री ने ही लिखे थे, वो अब्दुल रज्जाक थे। आगे प्रश्न हम लोग बात करते हैं सूफी मत की फिरदौसी शाखा में कहाँ सबसे अधिक? कहता है यहाँ पर सूफी मत, सूफी एक संत नहीं, यहाँ पर क्या करा? मत करा। आप लोग ध्यान रखिए, सूफी संत नहीं बल्कि सूफी मत या फिरदौसी। कौन सा? फिरदौसी। यह शाखा आज वर्तमान समय में सबसे ज्यादा जो पनपी वह बिहार में पनपी। और आपसे पूछेगा बिहार में कहाँ भैया? तो बिहार में जो जगह जो है आपका जो है कि यहाँ बिहार में नालंदा जिला के आसपास, इसके पहले जो है जगह है आपको जो बिहार शरीफ का नाम सुनेंगे, बहुत ही फेमस मशहूर है। वहीं बिहार शरीफ पे ये फिरदौसी शाखा आज भी प्रचलन में है, जहाँ पर वहाँ पर बौद्ध धर्म की धरती भी है। और वह जो है ये फिरदौसी शाखा के वहाँ पर हिंदू और मुस्लिम समुदाय दोनों धर्म को देखने को मिलते हैं। कहाँ है? बिहार शरीफ में। नेक्स्ट प्रश्न आपका ख्वाजा मोइन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो ये आप लोग जो है ना कैसा है कि जानते ही होंगे कि ख्वाजा मोइन चिश्ती की दरगाह जो है आजकल बहुत ही मशहूर है।
ये फिल्मी दुनिया में भी ज्यादा बहुत सारे जो है फिल्मी सितारे भी वहाँ जाते हैं। कहाँ जाते हैं? अजमेर। तो वहाँ पर अजमेर में ये जो है ना दरगाह है ख्वाजा मोइन चिश्ती की। अगला प्रश्न आप लोग का है प्रश्न संख्या 46 में, ध्यान पूर्वक सुनेंगे आप लोग। पान पूजे हरि मिले, हाँ डैश किसकी का पंक्ति है? कहने तक पान पूजे हरि मिले, और यहाँ पर क्या आता है? मैं पूजू पहाड़। आप लोग अगर पढ़े होंगे तो आपको याद होगा, पान पूजे तो हरि मिले मैं पूजू पहाड़। कहता है यह जो पंक्ति है किसने लिखी है? रहीम जी है, कबीर जी है, सूरदास है, तुलसीदास। तो ये कबीरदास जी की है। किसकी है? कबीरदास जी की। अगला प्रश्न है शंकराचार्य का मत। तो शंकराचार्य का जो मत जो है, हाँ वो कौन सा मत है? तो शंकराचार्य का मत जो है अद्वैतवाद है। कौन सा है? अद्वैतवाद है। अगला प्रश्न है निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? निजामुद्दीन औलिया जो है वह कौन सा है? चिश्ती। चिश्ती सिलसिले से है, इसको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है वल्लभाचार्य का जन्म हुआ है। वल्लभाचार्य जो है उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो वाराणसी। वल्लभाचार्य का जन्म हुआ था कहाँ में? वाराणसी में हुआ था। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का संबंध किस सूफी संप्रदाय से है? अगला प्रश्न है शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का संबंध जो है किस सूफी संप्रदाय से है? तो वह है चिश्ती संप्रदाय से। किससे है? चिश्ती संप्रदाय से। अगला प्रश्न है निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? तो दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में। अगला प्रश्न मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? कहता है मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज जो है किन यात्री को कहा जाता है? तो उसका नाम है मार्को पोलो। क्या होगा इसका सही आंसर? मार्को पोलो। अगला प्रश्न है जैसे घोंसले को पक्षी छोड़ता है उसी तरह किस यात्री ने यात्रा पर जाने तो अपने घर को छोड़ा? माना जिस तरह जो है ना पक्षी जो अपना घोंसला को छोड़ देता है, उसी तरह कौन ऐसे यात्री थे अपने यात्रा पर जाने तो अपने घर को ही छोड़ दिया? तो उसका नाम था इब्न बतूता। क्या नाम था उसका? इब्न बतूता नाम था। अगला प्रश्न आपका है इब्न बतूता किस सुल्तान के शासन काल में भारत आया था? कहते हैं इब्न बतूता एक यात्री थे, विदेशी यात्री वो भी थे। हाँ वह यात्रा करते थे, तो वह भारत जब आए थे तो उस समय जो है ना कौन माना कि शासक था भारत में? तो उस वक्त जो शासक थे इब्न बतूता कहता है किस सुल्तान के भारत में उस समय कौन ऐसे राजा शासक कर रहे थे जो इब्न बतूता उस समय यात्रा पर आए थे? तो उसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक थे। अगला प्रश्न है हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री भारत आया था? तो हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री भारत आए थे? अफ्रीका के जो यात्री थे जो हुमायूं के दरबार में आए थे उसका नाम था जो है, इनमें ऑप्शन दिया गया अब्दुल रज्जाक, अलबरूनी, बर्नियर। तो लेकिन इस ऑप्शन में क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि हुमायूं के दरबार में जो अफ्रीकी यात्री थे ऑप्शन के आधार पर इनमें कोई ऐसे इसमें विदेशी यात्री नहीं थे। इसमें ना तो अब्दुल रज्जाक है, ना तो अलबरूनी, ना बर्नियर। तो आप परीक्षा में क्या लिखेंगे? एग्जाम हॉल में अगर इस तरह का प्रश्न आता है तो आप लिखिएगा इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं पर टिक लगाएंगे, आपको वहां पर सर्किल कर देना है इनमें से। यहाँ पर जो इस ऑप्शन के आधार पर इसका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। अगला प्रश्न आप लोग का है प्रश्न संख्या 56। अलबरूनी किसके साथ भारत आया? अलबरूनी जो आए थे किसके साथ भारत आए थे? तो अलबरूनी जो आए थे मोहम्मद गजनी के साथ आए थे। किसके साथ आए थे? मोहम्मद गजनी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट भी है। प्रश्न जो है अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 57। नेक्स्ट प्रश्न मालवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? मालवाड़ी जो लागू हुआ था बंदोबस्त वो कौन ऐसे गवर्नर थे? तो उसका नाम जो है आपको देना है, वो अंग्रेज अधिकारी थे, उसका नाम था मार्टिन वर्ड। मार्टिन वर्ड जो है मालवाड़ी बंदोबस्त को लागू करने का काम किया था। अगला प्रश्न है किस युद्ध में विजय के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए? कहता कौन ऐसा युद्ध हुआ? वह युद्ध होने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी में अंग्रेज सरकार ने बंगाल को, बिहार को, उड़ीसा को ये सभी दीवानी दे। दीवानी का मतलब क्या होता है? वहाँ का जो जायदाद होता है, जमीन जो होता है, वो सारा जमीनों पर अधिकार कर लिया। दीवानी का मतलब ध्यान में रखिएगा भूमि जिसको हम लोग बोलते हैं। तो वह था कौन? बक्सर का युद्ध। आप लोग क्या आंसर दीजिएगा? बक्सर। अतः बक्सर का जब युद्ध हुआ था तो उसमें विजय प्राप्त कर लिया, और विजय प्राप्त करने के बाद ईस्ट इंडिया मैंने जो अंग्रेज कंपनी थी, गोरे लोग, उन्होंने बंगाल के उड़ीसा पर अपना क्या क्या पूरा वह भूमि को अपने अधिकार में कर लिया। अगला प्रश्न आपका है कि दामिन ई को क्या था? मैंने दामिन ई को क्या था? तो ये सिंपल सा आंसर इसका होगा भूभाग। दामिन ई को जो था वह क्या? भूभाग को कहा जाता था। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। कॉर्नवालिस कोड कब बना? कॉर्नवालिस कोड जो है कब बना था? कॉर्नवालिस कोड बना था 1793 में। याद रखिएगा 1793 ईस्वी में जो है कॉर्नवालिस कोड बना था।
अगला प्रश्न है, भारत में अस्थायी रूप से 10 वर्ष जनगणना का आरंभ 1881 में किस गवर्नर जनरल ने किया? अब देखिए यहाँ पे आपको नॉलेज मिल रहा है, एक प्रश्न के साथ दो दो आपसे पूछा जाएगा। भारत में जो है कि जनगणना जो हुई थी 10 वर्ष का पहली बार, तो कितने ईस्वी में लागू हुआ, तब हुआ था आरंभ? तो 1881, ध्यान रखिएगा 1881 में। और 1881 में भारत का अस्थायी रूप से 10 वर्ष की जनगणना जो किया था वह कौन से गवर्नर जनरल थे? उसका नाम था लॉर्ड रिपन। क्या नाम था उसका? रिपन। इसमें दिया है कि इसका आंसर होगा लॉर्ड रिपन, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है, दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ? तो दक्कन दंगा आयोग जो है गठित जो हुआ था वो 1875 ईस्वी में हुआ था। दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ था? 1875 ईस्वी में। किस सरकारी रिपोर्ट से भारतीय कृषक जनजातियों की स्थिति का पता चलता है? कहता है कौन सा ऐसा सरकारी रिपोर्ट थी जिससे कि भारत के जो भी किसान लोग था उनके जनजाति की स्थिति के बारे में पता चलता है? तो वह रिपोर्ट जो है इसमें बताया गया है किस सरकारी रिपोर्ट से या भारतीय कृषक जनजातियों की स्थिति का पता चलता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपको दिया गया, बुकानन की रिपोर्ट, पाची रिपोर्ट, दक्कन दंगा आयोग रिपोर्ट, यहाँ पर आपको देखना है कि ये इनमें से सभी होगा। किस रिपोर्ट में? तो कैसे थे कृषक जो जनजाति की स्थिति, कृषक जनजाति भारत के जो ऐसे किसान थे जो जनजातियों की स्थिति में पता चलता है, तो इसमें बुकानन की भी रिपोर्ट आ जाएगा, पाची रिपोर्ट भी आ जाएगा, दक्कन दंगा भी आ जाएगा। इसमें से आपका तीनों आ जाएगा। अगर आपको एग्जाम में अगर तीनों ऑप्शन ना रहा कि अगर आपको एक ऑप्शन ही डाला जाता है तो आप दक्कन दंगा रिपोर्ट भी कर सकते हैं, या पाची रिपोर्ट आता है पाची रिपोर्ट भी। आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए ऑप्शन जैसा रहेगा उस हिसाब से आपको काम करना है। समझ गए? उलझना नहीं। अगर आपको तीनों रहेगा तो इनमें सभी, अगर नहीं रहता, अगर एक रहता है इनमें सभी देता है तो नहीं, आपको जो एक्यूरेट आंसर होगा वो मारना है। नेक्स्ट प्रश्न, रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जाना है? कि रानी लक्ष्मीबाई का क्या क्या नाम है? तो यहाँ पर देखा गया है इसमें रानी लक्ष्मी का नाम जो है छबीली भी है, इसका आंसर छबीली भी होगा। छेल छबीली भी के नाम से जाना है, मनु के भी मणिकर्णिका के नाम से। इसके मतलब ये तीनों नाम है, इनमें से सभी आंसर आप दीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस महिला ने 1857 की क्रांति में भूमिका निभाई? कहता है कौन ऐसी महिला थी जिन्होंने 1857 की क्रांति में उन्होंने क्या किया था? भूमिका को निभाने का काम किया था। वह कौन ऐसी महिला थी जिन्होंने की जो है अपने जो है 1857 की क्रांति भूमिका निभाई थी? जिसमें ताईबाई भी है, अजीनन है और शीला देवी है। तो इनमें से सभी ने, यह प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखना आप लोगों को। 1857 की क्रांति में जो है कि ताईबाई, अजीनन, शीला देवी, इनमें से सभी। तो ये आपको इनमें सभी तभी मारेंगे जब इसका तीनों का आपको नाम याद रखना है। ऑप्शन के हिसाब से आप आंसर मारेंगे। 66 ना, प्रश्न संख्या 66 की ओर चलते हैं हम लोग। इस महिला ने सतारा, उज्जैन, ग्वालियर आदि में 1838 से 1863 ईस्वी तक अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र किया था। अब देखिए कहता है कौन ऐसी महिला थी जहां पर कि सतारा जगह का नाम है, उज्जैन है, ग्वालियर है, ये सभी जगह पर महिला ने 1838 से लेकर 1863 ईस्वी तक अंग्रेजों के विरुद्ध उन्होंने क्या किया? षड्यंत्र। षड्यंत्र का मतलब क्या था? साजिश कहिए। तो उसका नाम था महारानी बैजाबाई सिंधिया। कौन थे वह? महारानी बैजाबाई सिंधिया थी। कहते हैं नेक्स्ट प्रश्न अगला है आपका, 1857 के गदर को किसने क्रांति कहा है? तो 1857 की जो गदर हुई थी उसको उन्होंने क्रांति का नाम दिया था। क्रांति का नाम देने वाले का नाम क्या था? कार्ल मार्क्स। क्या था नाम? कार्ल मार्क्स उसका नाम दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वह कौन व्यक्ति था जो विदेश में रहकर भी 1857 क्रांति पर पैनी नजर रखे थे? कहते हैं क्या कि वह कौन सा व्यक्ति था वो कहाँ में? विदेश में। लेकिन तब पर 1857 क्रांति पर उसका नजर न कि पैनी का मतलब क्या कि वह अपना ध्यान थोड़ा सा भी टक लगाया हुआ था, थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर नहीं था। और न्यूयॉर्क डेली ट्रिब्यून में उसने इस क्रांति पर 21 लेख लिख डाला था। तो वह व्यक्ति का नाम कार्ल मार्क्स था, कोई और व्यक्ति नहीं थे। वे बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। वह कौन थे? कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट प्रश्न, वह कौन व्यक्ति था जिसने 1842 के बुंदेला विद्रोह के दमन में अंग्रेजों की मदद की थी? कहता है कि 1842 में जो बुंदेला विद्रोह हुआ, हाँ, वो अंग्रेजों का जो मदद किया था वह कौन व्यक्ति था? मगर 1857 क्रांति के दौरान उसने विद्रोहियों का साथ दिया, परंतु 1857 की क्रांति जब हुआ उसके दौरान उन्होंने विद्रोहियों का उन्होंने साथ दिया और अंग्रेजों को तत्काल परेशान किया। माना कि उन्होंने अंग्रेजों को उस वक्त परेशान किया था। उसका नाम कौन था? बख्त वली था। क्या नाम था उसका? बख्त वली। अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म जो हुआ था वह जगह का नाम था काशी। बहुत ही पवित्र जगह है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। काशी विश्वनाथ का नाम जानते हैं आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 71, कहा गया सुएज नहर व्यापार हेतु खोला गया। सुएज नहर को व्यापार करने के लिए कब खोल दिया गया स्वतंत्र रूप से?
तो उसको 1869 ईस्वी को सुएज नहर को व्यापार करने के उद्देश्य से इसको खोल दिया गया था। अगला प्रश्न है, 7 द्वीपों का नगर किसे कहता है? 7 द्वीपों का जो नगर है बम्बई को कहा जाता है। बम्बई को 7 द्वीपों के नगर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न आपका है कि अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी? मतलब कि अखिल भारतीय स्तर पर पहली बार जनगणना जो किया गया था वह कब हुआ था? तो 1872 ईस्वी में। कब हुआ था? 1872 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, छोटे अस्थायी बाजार को क्या कहते हैं? कहा गया छोटे और अस्थायी बाजार को क्या कहा जाता था? तो छोटे और अस्थायी बाजार को गंज के नाम से जाना जाता था। क्या चीज के नाम से? गंज। गंज कहा जाता था। अगला प्रश्न आपका, नगर का प्रधान अधिकारी कहलाता था। नगर का जो प्रधान अधिकारी था उसे क्या चीज के नाम से जाना जाता था? उसको पूर्वपाल कहा जाता था। क्या कहता था? पूर्वपाल। अगला प्रश्न है, पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? जिसको पूना समझौता, पूना पैक्ट भी कहते हैं। पूना पैक्ट कब हुआ था? तो 1932 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? पूना समझौता या पूना पैक्ट, एक ही बात है। अगला प्रश्न, 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ? तो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, तो 1942 में कौन सा आंदोलन था? भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। आप इसका आंसर दीजिएगा भारत छोड़ो आंदोलन। लेकिन वही पूछ देगा भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो आप इसका क्या लिखिएगा? 1942 में। दोनों तरफ से आप बढ़िया से इसको जान सकते हैं। अगला प्रश्न है, किसका प्रकाशन अबुल कलाम आजाद ने किया? अबुल कलाम आजाद ने कौन सा पत्रिका संपादन किया? क्या चीज का? तो उसका नाम जो था अल हिलाल। इसका प्रकाशन उन्होंने किया था? हाँ, अल हिलाल का प्रकाशन जो है अबुल कलाम आजाद ने किए थे। अगला प्रश्न है, बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? तो बिहार में चंपारण एक जिला है, आप अच्छी तरह जानते हैं, बार बार नील की खेती बारे में होता है, तिनकठिया प्रणाली। गांधी जी का जो है ना जीवन का जो पहला जो है उन्होंने सत्याग्रह जो शुरू जो किया था वो 1917 कहाँ से? चंपारण से। 1917 ईस्वी में आए थे कहाँ? बिहार में, चंपारण। अगला प्रश्न है, रोल एक्ट। रोल एक्ट जिसको हम लोग काला कानून कहते हैं। क्या कहते हैं? रोल एक्ट जिसको काला कानून। काला कानून जो हुआ था वह 13 अप्रैल 1919, जिसको हम लोग बोल सकते हैं 1919 ईस्वी। यहाँ पर आपको ये देखिए ऑप्शन के हिसाब से को मारना है। रोल एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? उसको जो लागू किया गया था, यहाँ 16 है, 18 है, 19 है, 21 है। ये आपका ऑप्शन जो कर रहा है, ऑप्शन के हिसाब से इसका परफेक्ट आंसर 1919 ईस्वी इसका मारिएगा आंसर। अगला प्रश्न आपका जो है कि महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? प्रश्न संख्या आपका जो है दिया गया है 81 कि महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन में किसानों की जो पहला जो आंदोलन जो शुरू किया था, कहाँ शुरू किया था? तो हम बोले थे कि महात्मा गांधी ने अपने जीवन में सबसे पहला जो आंदोलन जो शुरू किसानों के प्रति जो किया था, यह किया था कहाँ में? चंपारण में किया था। अब यहाँ पर प्रश्न भी आता है, कब कितना ईस्वी आएगा? तो 1917 ईस्वी में आएगा। अगला प्रश्न संख्या आपका है 82। प्रश्न संख्या 82 में बताया गया है कि प्रश्न संख्या 82 में बताया गया है कि 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था? 1920 ईस्वी में जो हुआ था वह कौन सा आंदोलन हुआ था? तो वह हुआ था असहयोग आंदोलन। कौन सा आंदोलन हुआ? असहयोग आंदोलन। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न संख्या 83, डांडी किस राज्य में स्थित है? तो डांडी जो है वह कौन सा राज्य है? तो यहाँ पर आप जो ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन के हिसाब से आपको जो सही है उसका आंसर मारिएगा वह गुजरात होगा। तो अगर डांडी कहाँ में है? गुजरात राज्य में है। अगला प्रश्न है, क्लीमेंट एटली ने यह घोषणा की कि ब्रिटिश शासन ने 1948 तक भारत छोड़ देगा। अब ये क्लीमेंट एटली कौन है? तो एटली जो है ये क्या है? आपका अंग्रेज है, अंग्रेज अधिकारी है। उन्होंने घोषणा कर दिया था कि ब्रिटिश जो है शासकता जो हुकूमत भारत पर जमाए हुए है 1948 तक में छोड़ देगा, वह बताए थे। यह बात कब कही गई थी? यह घोषणा कब किया गया था? तो यह 20 फरवरी 1947 को यह बात कहा गया था। यह अपना घोषणा किया था उन्होंने। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी के बारे में यह घोषणा किसने की कि जब दुनिया में हम हर कहीं जीत रहे हैं, ऐसे वक्त में एक कम वक्त बूढ़े के सामने कैसे झुक सकते हैं? यह हमेशा मेरा दुश्मन है। कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में अच्छी तरह जानते हैं, और गांधी जी के बारे में घोषणा किया कि जब दुनिया में हम हर कहीं जीत रहे हैं, तो ऐसे वक्त में एक कम वक्त बुढ़ा के सामने हम कैसे, मैंने कि हम हर जगह जीतते हैं लेकिन एक बुढ़े के सामने हम कैसे झुक सकते हैं? ये जबकि हमेशा मेरा दुश्मन रहा है। यह बात जो है विंस्टन चर्चिल ने कही थी गांधी जी के बारे में। गांधी जी के बारे में किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी के बारे में जो है ना अपना विचार दिए थे, यह बात को उन्होंने घोषणा किए थे। अगला प्रश्न आपका है, दिसंबर 1943 में लीग में क्या होता है? मुस्लिम लीग, लीग नहीं बल्कि लीग। कहता है कि दिसंबर 1943 में लीग ने कांग्रेस के भारत छोड़ो आंदोलन के नारे के मुकाबले में नया नारा
बांटो और भागो अपने किस अधिवेशन में दिया? यहाँ कह रहा है कि 1943 की बात है। लीग में न मुस्लिम लीग में कांग्रेस के भारत छोड़ो आंदोलन के नारे के मुकाबले उन्होंने एक नारा छोड़ा, बांटो और भागो अपने किस अधिवेशन में दिया? तो कराची अधिवेशन में बात को रखा। बांटो और भागो का नारा किसने दिया? क्या बात थी? बांटो और भागो का नारा जो है ना दिया था कौन से अधिवेशन में? कराची अधिवेशन में। कब दिया था? तो 1943 में। किसने? तो मुस्लिम लीग ने। याद रखे ध्यान में। अगला प्रश्न है 15 फरवरी 1942 ईस्वी को सिंगापुर के पतन कहा गया। 15 फरवरी 1942 ईस्वी को सिंगापुर के पतन पर 40,000 भारतीय युद्धबंदियों को लेकर आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया? कहता है कि सिंगापुर के पतन पर जो है 40,000 भारत की जो युद्धबंदियों को लेकर आजाद हिंद फौज की जो गठन किया था, वह गठन करने वाले कौन थे? तो वह आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया था? यहाँ पर यह प्रश्न कहा गया था कि प्रश्न को अच्छी तरह समझना आप लोग को। 15 फरवरी 1942 की बात है। सिंगापुर का जब पतन हो गया, उसके पतन पर 40,000 भारतीय युद्धबंदियों को लेकर आजाद हिंद फौज की स्थापना किया था, वह किया था किसने? मोहन सिंह ने किया था। किसने किया था? मोहन सिंह। वह मोहन सिंह ने किया था। अगला प्रश्न बताया गया है प्रश्न संख्या 88। सुभाष चंद्र बोस ने हिंदुस्तान की अस्थायी सरकार की स्थापना की घोषणा सिंगापुर के केले हॉल में कब की? कहा गया सुभाष चंद्र बोस ने हिंदुस्तान की अस्थायी सरकार की स्थापना की घोषणा सिंगापुर के केले हॉल में कब किया था? यह केले हॉल में 2 अक्टूबर 1943 को। कब किया था? 2 अक्टूबर 1943। 2 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर केले हॉल में उन्होंने सुभाष चंद्र बोस ने हिंदुस्तान की अस्थायी सरकार की उन्होंने स्थापना की है। अगला प्रश्न है भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन की किस योजना का परिणाम है? भारत का जो बंटवारा हुआ वो ब्रिटिश शासन की कौन सी योजना का प्रणाली माना गया या कौन सी योजना का परिणाम माना गया है? तो वह योजना का परिणाम है माउंटबेटन योजना। कौन सा योजना? माउंटबेटन योजना। अगला प्रश्न है भारत को विभाजित करने की माउंटबेटन योजना कब प्रस्तुत की? कहते भारत को बांटने का जो काम ये माउंटबेटन योजना जो है ये इस बात को प्रस्तुत कब किया था? तो 3 जून 1947 को। कब किया था? 3 जून 1947 को। अगला प्रश्न है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना? भारत की जो स्वतंत्रता अधिनियम जो है वह कब बना था? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम बना था 18 जुलाई 1947 ईस्वी को। कब बना था? 18 जुलाई 1947 ईस्वी को बना था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम बना था 18 जुलाई 1947 को। अगला प्रश्न है कि लॉर्ड माउंटबेटन ने वायसराय के रूप में पद ग्रहण किया। कहता है लॉर्ड माउंटबेटन जो है वायसराय के रूप में जो पद जो ग्रहण किए थे, कब किए थे? तो 24 मार्च 1947 ईस्वी को। 24 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने वायसराय के रूप में पद को ग्रहण कर लिए थे। अगला प्रश्न है संविधान सभा की बैठक में कितने सदस्य उपस्थित थे? तो संविधान सभा की जो बैठक हुई थी उसमें सदस्यों की संख्या 210 था। कितना था? 210। अगला प्रश्न है पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो पाकिस्तान का जो पहला प्रधानमंत्री था उसका नाम था लियाकत अली। क्या नाम था उसका? लियाकत अली। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 95। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? कहता स्वतंत्र भारत का प्रथम जो गवर्नर जनरल थे, वो बार बार प्रश्न किया जा रहा है, इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है यह प्रश्न को बिल्कुल ध्यान पर सुनेंगे और ध्यान पर इसको जो है ना माइंड में रखना है आपको। ये कंफ्यूज नहीं होना है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वह था लॉर्ड माउंटबेटन। याद रखिएगा कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। प्रश्न संख्या 96। भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किस वर्ष हुआ? भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किस वर्ष किया गया? तो भारतीय संविधान सभा का गठन जो किया गया था कैबिनेट मिशन के अंतर्गत वह 1946 में किया गया था। आप लोग ध्यान पर इसको देखें। अगला प्रश्न है भारत को कब गणतंत्र घोषित किया? गणतंत्र का मतलब क्या होता है? कब संविधान लागू हुआ? याद रखिए आप लोग, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस। इसलिए 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र घोषित किया गया। ध्यान पूर्वक सुनेंगे। अगला प्रश्न है भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ? गणतंत्र में क्या होता है? ये मैंने आजादी के बाद कानून जो लागू हुआ कब? सन 1950 ईस्वी को। याद रखिएगा 1950 को। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत जब आजाद हुआ उसका गृह मंत्री पहले कौन बने थे? तो वल्लभ भाई पटेल। कौन बने थे? वल्लभ भाई पटेल। अगला और अंतिम प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 100। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे? तो भारत जब आजाद होगा स्वाभाविक है बच्चों पहले वही बनेंगे, इसलिए भारत की आजादी होने के बाद जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे वर्ष 1947 ईस्वी में। तो आज का ऑब्जेक्टिव का जो है कि वीडियो कैसा लगा, आप कितना समझे? अगर यह वीडियो से आपको लग रहा है कि लाभान्वित हो रहे हैं तो मेरे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए